चलिए आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद को लेकर। चैप्टर 6 जो है आपका हिस्ट्री में, महाजनपद को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। कितने महाजनपद थे और इन सभी मुद्दों को लेकर जो है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। अगर आप देखें महाजनपदों को लेकर, तो महाजनपद का सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब धीरे धीरे जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व की बात अगर हम करें, तो इसकी मेन जो कहानी है, चूंकि बुद्ध के कल मैंने पढ़ाया भी था, चैप्टर 5 में भी हम लोगों ने बात किया था कि बुद्ध के समय में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ था, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे। और 16 महाजनपदों के जो अधिकांश जो थे, अगर भाग देखें, वो उत्तर में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर बिहार तक ये पूरे के पूरे देखने को मिले थे। इस समय जो है कई गणराज्य भी क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे धीरे धीरे। क्योंकि बौद्ध ग्रंथ जो है, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है, जो भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसी को लेकर जो है हम टोटल 16 जो महाजनपद है, महाजनपदाज जिसे कहते हैं, तो महाजनपदों का उदय मिलता है। और उसी को लेकर जो है हम लोग इस पे बात करेंगे 16 महाजनपदों को लेकर। तो बौद्ध ग्रंथ क्या है? अंगुत्तर निकाय, लिख लीजिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ क्या है बेटा? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, लिख लीजिए भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है बेटा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का उल्लेख। मतलब एक छोटे छोटे राज्य की बात करें, जनपदों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में अगर आप देखें तो मगध हुआ, कौशल हुआ, वत्स हुआ और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। जो चार 16 में से अगर देखा जाए, 16 में से चार, जैसे मगध महाजनपद है, कौशल महाजनपद है, मगध हुआ, कौशल हुआ, यहां तक कि बेटा जिसे कौशल कहा जाता है, वत्स हुआ, अवंती हुआ। लिख लो बेटा वत्स, अवंती, ये काफी क्या थे? प्रभावी थे, काफी प्रभावशाली थे। ये क्या थे? प्रभावशाली थे। ठीक है। बड़ा इन लोग का जो है पावरफुल जिसे कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो महाजनपद का जो मेन फिनोमिना जो था, मैंने कहा कि 16 महाजनपद थे और इसमें से मगध हुआ, कौशल हुआ, वत्स और अवंती ये प्रभावशाली महाजनपद थे। महाजनपदों का जो विकास हुआ है वो जनपद से हुआ है। जनपद मतलब जिला से हुआ है। जो जनपद महत्वपूर्ण हो गए वे महाजनपद के रूप में लगातार क्या हो गए? वो विकसित हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महाजनपदों का उदय कहां से हुआ है, तो महाजनपदों का उदय तो जनपदों से ही हुआ है। और जो जनपद लगातार अपने आप को इंक्रीज करते गए वो महाजनपद कहलाए। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे मान लीजिए आज भी जितने भी राज्य हैं उनकी एक राजधानी हुआ करती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। जो राजधानी था उसे किले से घेरा जाता था। और राजधानियों के रख रखाव के लिए आज भी कोई भी राजधानी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई भी राजधानी को अगर आप देखें, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? जैसे आज सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा हो, जिस प्रकार आज जो चीजें हैं सुरक्षा को लेकर हम चल रहे हैं, वैसे ही उस समय भी हुआ करता था। तो महाजनपद जो बड़े हो जाते थे, एक उनकी राजधानी होती थी और जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। राजधानियों के रखरखाव के लिए, जैसे आज पुलिस है, सेना है, सब लोग हैं, तो राजधानियों की रखरखाव के लिए सेना होती थी। टैक्स, जैसे आज जीएसटी आप लोग देते थे, उस समय कर प्रणाली का विकास हो चुका था, सिक्कों का विकास हो चुका था और आर्थिक परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता भी है। अच्छा, एक भाग नामक कर आता था। जैसे आज भी बहुत सारे कर है, जैसे सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो भाग नामक कर का जो विकास था वह उपज का 1/6 भाग था और यह भी इसी समय देखने को मिलता है। यह जो कहा जाए अगर महत्वपूर्ण कृषि कर था। तो ये जितना भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी आपको इसमें याद रखना है, जो मेन मेन चीजें हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जानिए कि जनपद होता था। जनपद से जो बड़ा होता था वो क्या होता था बेटा? महाजनपद।
महाजनपदों की क्या होती थी, अपनी राजधानी होती थी। और राजधानी को भैया क्या करता, सिक्योरिटी चाहिए। राजधानी किससे घिरा होता था, राजधानी चारों तरफ से घिरा होता था, जाहिर सी बात है इसकी सुरक्षा जरूरी है, भाई राजधानी है तो इसकी सुरक्षा जरूरी है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या होती थी, सुरक्षा, सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा होगा तो उसके बाद जो है कर टैक्सेशन, करों का उपयोग किया गया था उसी समय। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको महाजनपदों में देखने को मिलता है। क्लियर है। एक जो कर है मैंने कहा था भाग नामक कर। भाग जो नामक जो कर था बेटा, वो उपज का कितना था, उपज का 1/6 था, 1/6 भाग था, छठवां भाग था। भाग नामक जो कर था उपज का बेटा 1/6 भाग था, याद रखिएगा। अधिकांश महाजनपदों का जो शासक होता था, जो महाजनपद, जितने भी महाजनपद थे, उन महाजनपदों का जो शासक होता था, याद रखिएगा, तो महाजनपदों का शासक जो होता था वो कौन होता था, महाजनपदों का शासक राजा होता था। राजा, महाजनपदों का शासक कौन होता था बेटा, राजा होता था। और राजा क्या करता था, गढ़ और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों के समूह के द्वारा शासन का संचालन होता था। तो ये भी बात आप सभी को जानना चाहिए। तो महाजनपदों का जैसे आज क्या है, आज जितने भी राज्य वहां पे क्या होते हैं, सीएम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। वैसे ही अधिकांश जो महाजनपद थे, महाजनपदों का जो शासक था बेटा वो क्या था, राजा होता था। और राजा किंतु जो राज्य था, गढ़ और संघ नाम से जो है प्रसिद्ध राज्यों में, जैसे मान लीजिए मल है या वज्जी संघ है, लोगों के समूह के द्वारा शासन का संचालन होता था। तो पहले आपको ये सारी चीजें, आपको सबसे पहले महाजनपदों में बेटा आपको जानना है। धीरे धीरे हम सारे जनपदों के और महाजनपदों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि महाजनपदों का उदय कब हुआ, भाई 6वीं शताब्दी आती आती जो है, मैंने कहा कि लोहे का प्रयोग हुआ, और बुद्ध के समय में 16 बड़े राज्य धीरे धीरे अस्तित्व में आए, ये महाजनपद कहलाए। पहले जनपद, उसके बाद महाजनपद। क्लियर है सबको। तो ये सारी चीजें पहले इतना लिख लीजिए आप सभी, फटाफट लिख लीजिए जितने स्टूडेंट जुड़े हो। तो जितनी भी चीजें हैं इसको याद रखिएगा। तो ये महाजनपदों का जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा आप सभी। तो अगर हम बात करें जो मेन मेन चीजें हैं इसमें, और चीजों को लेकर अगर हम बात करें कि महाजनपदों को लेकर, तो आइए जो है हम लोग जो है एक एक करके जो है इस पे बात करते हैं महाजनपदों को, इतिहास को लेकर कि महाजनपद बेसिकली क्या है, और जितने भी जो है, जितने भी महाजनपद है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे कुरु महाजनपद, अगर हम बात करें बेटा कुरु महाजनपद के बारे में, कुरु महाजनपद, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कुरु महाजनपदा के बारे में। क्या कहता है कुरु महाजनपद, ये कहां पर, सिचुएटेड इन मेरठ, कहां पर ये है बेटा, सिचुएटेड, लिख ले, सिचुएटेड इन मेरठ, कहां पर स्थित है बेटा, कुरु महाजनपद सिचुएटेड इन मेरठ में, कहां पर, मेरठ में, मेरूर जिसे कहते हैं, मेरूर, उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर है। मेरठ में कहिए, बगल में चूंकि दिल्ली है ही आपका, और थानेश्वर, थानेश्वर, थानेश्वर। ठीक है। और आपको याद होगा कि थानेश्वर में जो है हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी थानेश्वर को ही बनाया था। किस टाइम पे था, एट द टाइम ऑफ बुद्धा, एट द टाइम ऑफ बुद्ध, एट द टाइम ऑफ बेटा बुद्धा, किस टाइम, बुद्धा के टाइम। एंड कुरु जो था, बेसिकली कहा जाए कुरु कंट्री वाज रूल्ड बाई, कुरु कंट्री वाज रूल्ड बाई, कंट्री वाज रूल्ड बाई, कुरु कंट्री वाज रूल्ड बाई, लिख लीजिए। ए जो चिफ्टेन, लिख लीजिए, चिफ्टेन, कंट्री वाज रूल्ड बाई, एक चिफ्टेन नेम्ड, उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था, किसके द्वारा रूल्ड होता था ये, तो ये जो रूल्ड होता था उसका नाम था कौरव्या, कौरवा, कौरवा, कौरव के द्वारा जो है ये रूल्ड होता था। तो कुरु महाजनपद के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो वो आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक महाजनपद है बेटा पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल, पांचाल महाजनपदा,
पांचाल महाजनपद के बारे में क्या जानते हैं आप सभी? तो पांचाल जो महाजनपद है ये कहां पर है? तो रुहेलखंड में, पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब, रुहेलखंड, रुहेलखंड कहां पर है बेटा? ये रुहेलखंड में। और रुहेलखंड किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब, पार्ट ऑफ सेंट्रल दोआब, पार्ट ऑफ बेटा सेंट्रल दोआब का ये पार्ट है। तीसरा है बेटा मत्स्य महाजनपद, मत्स्य, मत्स्य तस्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद कहां पर है बेटा? ये है आपका राजस्थान में, मत्स्य महाजनपद की जो है राजस्थान। कहां पर बेटा? राजस्थान में। और बेसिकली कहा जाए कि सुजाता रूल्ड ईयर, लिख लो सुजाता, सुजाता रूल्ड ओवर, रूल्ड ओवर, अगर कहा जाए बेटा बोथ द, जो कहा जाए चेदी एंड मत्स्य, बोथ चेदी एंड, चेदी महाजनपद एंड मत्स्य महाजनपद, लिख लीजिए मत्स्य महाजनपद, महाजनपदा, चेदी और मत्स्य महाजनपद दोनों की जगह ये देखने को मिलता है। ये जितने भी नाम मैं आपको लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप सभी को जानना है कि जो राजस्थान एरिया है मत्स्य महाजनपद का, ये सुजाता रूल्ड ओवर बोथ महाजनपदा, चेदी महाजनपद एंड मत्स्य महाजनपदा। अगला से है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेना, सूरसेना महाजनपद के बारे में अगर हम बात करें, इट हैड ए रिपब्लिकन फॉर्म, इट हैड ए रिपब्लिकन, इट हैड ए रिपब्लिकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, लिख लीजिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, लिख लीजिए फ्रॉम द गवर्नमेंट अवंती पुत्रा, किसे कहते थे? अवंती पुत्रा, अवंती पुत्रा, द किंग ऑफ सूरसेना। कहां पर बेटा? अवंती पुत्र कहा जाता था द किंग ऑफ सूरसेना, सूरसेना वाज एमोंगेस्ट, कहा जाए एमोंगेस्ट द फर्स्ट चीफ डिसिपल्स ऑफ द बुद्धा, ये भी कह सकते हैं। एक और महाजनपद है जिसका नाम है बेटा अस्माका महाजनपद, लिख लीजिए अस्माका महाजनपद, अस्माका महाजनपद। अस्माका जो महाजनपद है बेटा ये कहां पर है? लोकेटेड ऑन द, लिख लीजिए लोकेटेड ऑन द रिवर, किस नदी के किनारे लोकेट है बेटा? रिवर गोदावरी। कौन सी नदी है बेटा? गोदावरी, गोदावरी नदी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो महाजनपद है कहां पर है? गोदावरी। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। अगला है वत्स, वत्स महाजनपद, वत्स, वत्स महाजनपद की बात अगर हम करें बेटा तो ये कहां पर सिचुएटेड है? द रीजन ऑफ इलाहाबाद, द रीजन ऑफ प्रयागराज कहिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज इसे कहिए। ये कहां पर लोकेटेड है? इसलिए लिख लीजिए लोकेटेड कहां पर बेटा? द रीजन ऑफ प्रयागराज। इट मोस्ट पावरफुल किंग वाज उदयन। यहां का मोस्ट पावरफुल किंग कौन था? इट वाज, लिख लीजिए यहां पर इट वाज मोस्ट पावरफुल किंग, इट वाज मोस्ट पावरफुल किंग। उसका नाम क्या है बेटा? मोस्ट पावरफुल जो किंग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जो किंग जो है उदयन, मोस्ट पावरफुल किंग है उसका नाम है उदयन, उदयन है, ठीक है, उदयन, उदयन। मोस्ट पावरफुल जो किंग है उसका नाम है उदयन, जो मोस्ट पावरफुल किंग है उसका नाम क्या है बेटा? उदयन है। ये भी याद रखिएगा। अगला लिखिए मल्ल महाजनपद। मल्लों की राजधानी कई बार पढ़ा चुका हूं और मैंने कहा भी था कि कुशीनगर में जो है, क्योंकि मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी
और वहीं पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आपको मैं जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा रहा था, ये सारी बातें मैंने उस समय बोला था कि सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने दिया, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। और मैंने कहा कि जो मल्लों की राजधानी कुशीनारा कुशीनगर है, वहीं पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, मल्ल महाजनपद, महाजनपदा मल्ल महाजनपदों के बारे में अगर हम बात करें, मल्ल महाजनपद को लेकर, तो यहीं पर गौतम बुद्ध का चूंकि मृत्यु भी हुआ था, बुद्धा डाइट, पहली बात पॉइंट वाइज लिख लीजिए। दूसरा, इन दिस महाजनपद, इन दिस महाजनपदा, महाजनपदा, इन दिस महाजनपदा, ये जो महाजनपद है बेटा, कहां पर है बेटा? एट कुशीनगर, कुशीनगर, एट कुशीनगर, एट कुशीनगर, कहां पर है? कुशीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर बुद्धा का डेथ भी हुआ था, ये भी आप लोग जानते हैं। एक जनपद है महाजनपद, चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपदा। चेदी महाजनपद कहां पर है बेटा? तो चेदी जो महाजनपद है, अगर कहा जाए, ये कहां पर है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड, लिख लीजिए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न बुंदेलखंड। ए ब्रांच ऑफ चेदीज फाउंडेड, लिख लीजिए, ए ब्रांच ऑफ चेदीज फाउंडेड, ए ब्रांच ऑफ चेदीज फाउंडेड, चेदीज फाउंडेड, ए ब्रांच ऑफ चेदीज फाउंडेड, लिख लीजिए, ए रॉयल डेंसिटी, ए रॉयल डायनास्टी, ए रॉयल डायनास्टी, लिख लीजिए, इन द किंगडम ऑफ कलिंगा, इन द किंगडम ऑफ कलिंगा, इन द किंगडम ऑफ कलिंगा, ए रॉयल डेंसिटी इन द किंगडम ऑफ कलिंगा। तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं, जो कि 16 महाजनपद थे, और सभी महाजनपदों को लेकर जो है हम लोग एक एक चीजों पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। चूंकि मल महाजनपद, चूंकि गौतम बुद्ध के बारे में हमने डिस्कशन किया ही था, कुशीनारा कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा मैंने कहा चेदी महाजनपद, और ये पार्ट है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मॉडर्न बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का जो एरिया देखते हैं, वही आज भी पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उत्तरांचल और दक्षिणांचल की बात होती है। तो जो बुंदेलखंड, चूंकि बुंदेलखंड एरिया बड़ा है, कुछ पार्ट यूपी में है, कुछ पार्ट एमपी में है, यही तो है बुंदेलखंड। कुछ पार्ट यूपी में है, कुछ पार्ट एमपी में है। अब मैंने वज्जियों के बारे में आपसे बात किया, वज्जी जो महान जनपद था, तो वज्जी में अगर कहा जाए तो इसके 8 जनों में सबसे प्रबल जो कहा जाए वो लिच्छवी था, और इसी में वैशाली भी था। आधुनिक वैशाली के रूप में इसकी पहचान होती है। वैशाली अधिक प्राचीन था, तो ये भी बात आप मैंने इस पे अभी आप लोगों को बताया अभी। तो वज्जी हो, एक महाजनपद है अंगा महाजनपद, अंग महाजनपद, लिख लीजिए, अंगा महाजनपदा। अंग महाजनपद के बारे में क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, अंग महाजनपद, इट वॉज ए ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इट वॉज ग्रेट सेंटर फॉर ट्रेड, मतलब व्यापार एंड कॉमर्स के लिए, व्यापार एंड वाणिज्य के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के लिए। ठीक है, अंग महाजनपद। इन द मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, लिख लीजिए, इन द मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, इन द मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, लिख लीजिए,
in the middle of 6th century BC. It was annexed by Magadha under Bimbisar. Magadha under बिंबिसार। क्लियर है? तो ये भी बात आप इसमें यहां पर लिख सकते हैं, मगध अंडर बिंबिसार। लिख लीजिए पहले इतना सब लिख लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। अंडर बिंबिसार। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसलिए ही बता रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके जो है आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारी चीजें आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि मगध जनपद काफी महत्वपूर्ण है और इसी में से क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इन 16 जितने भी महाजनपद हैं उन महाजनपदों को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। एक चार्ट में बता देता हूं आप सभी को, उस चार्ट को फॉलो कीजिएगा। जैसे आपसे पूछे जितने भी महाजनपद हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए अस्माका पूछे कि अस्माका महाजनपद कहाँ, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो अस्माका महाजनपद है वो बेटा कहां पर है? पैठन में है। कहां पर है? पैठन में। और अस्माका महाजनपद तो पैठन में है। और पैठन कहां है अस्माका? तो ये तेलंगाना जो देखते हैं ना, तेलंगाना, बैंक ऑफ गोदावरी, लिख लीजिए, बैंक ऑफ गोदावरी कहां पर? तेलंगाना। बैंक ऑफ गोदावरी तेलंगाना। एक हमने कहा अवंती महाजनपद। अवंती की राजधानी क्या थी बेटा? अवंती की जो जो कही थी, उज्जैनी कह सकते हैं, महिष्मिति, लिख लीजिए, महिष्मिति एंड उज्जैनी। महिष्मिति एंड उज्जैनी इसकी राजधानी थी। और ये कहां पर था? ये मालवा। ये किस रीजन में था? तो ये मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो अवंती हो गया। एक आपका चेदी महाजनपद है। चेदी महाजनपद के बारे में मैंने कहा भी आप सभी से, ये है सुक्ताकामी। लिख लीजिए, सुक्तकामी चेदी महाजनपद सुक्तकामी है। और ये कहां पर है बेटा? बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है और बेटा मध्य प्रदेश में। तो ये चेदी हो गया। इसके साथ साथ बेटा गंधारा महाजनपद, गंधार जिसे कहा जाता है, गंधारा महाजनपद, ये कहां पर है? तो ये गंधारा महाजनपद तक्षशिला का नाम सुना होगा, तक्षशिला यही तो है। और ये क्या है? नॉर्थ जो उत्तर जो है, अगर कहा जाए नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि उत्तर पश्चिमोत्तर फ्रंटियर रीजन। ठीक है, तो नॉर्थ लिख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न बेटा फ्रंटियर रीजन। और ये कहां पर है बेटा? ये भी आपका पाकिस्तान में, ये भी याद रखिएगा, गंधर। एक है बेटा काशी अभी हमने चर्चा भी किया काशी महाजनपद के बारे में। काशी को जो था इसकी चूंकि राजधानी भी काशी ही थी, काशी महाजनपद की। और मैंने यही कहा आप सभी से, ये बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है, बनारस इन यूपी। क्लियर है सबको? एक है कंबोज महाजनपद जो है बेटा, वो आपका क्या है? राजपुरा में।
राजापुरा में, कंबोज महाजनपद। एंड यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली कहा जाए, जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, कंबोज महाजनपद। एक है बेटा कोशाला, कोसाला महाजनपद। कोशाला जो महाजनपद है वह है श्रावस्ती में, श्रावस्ती। और आप जानते हैं कि जो श्रावस्ती का जो एरिया है वो आपका, चूंकि नेपाल से भी बॉर्डर सस्ता क्या करता है, नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कहा जाए, तराई बेल्ट है ये, ईस्टर्न यूपी, श्रावस्ती। और यही श्रावस्ती है जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश किसके द्वारा बेटा, गौतम बुद्ध द्वारा, लिख लीजिए गौतम बुद्ध द्वारा, सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें कह सकते हैं। तो आपका कौशल भी आपका हो गया। एक लिखिए कुरु, कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद के बारे में। जो कुरु महाजनपद है, इंद्रप्रस्था एंड हस्तिनापुर, लिखिए इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था एंड हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ एंड हस्तिनापुर। और दिल्ली एंड मेरठ के रीजन में है, दिल्ली एंड, लिख लीजिए दिल्ली एंड मेरठ रीजन, दिल्ली एंड मेरठ रीजन, दिल्ली एंड मेरठ रीजन, इंद्रप्रस्था। एक है मगध, मगध के बारे में जान लीजिए, मगध के बारे में हमने कहा भी था अभी आपसे, राजगिरी एंड पाटलिपुत्र, लिखिए राजगिरी एंड पाटलिपुत्र, राजगिरी एंड पाटलिपुत्र। और यहां पर क्या है, पटना रीजन ऑफ बिहार। ये कहां पर है बेटा, पटना रीजन ऑफ बिहार, पटना रीजन ऑफ बिहार। एक है बेटा मल्ल, मल्ल, मल्ल के बारे में आप जानते हैं, मल्ल जो रीजन था यह है कुशी, नारा एंड पावा, पावा, लिखिए कुशी, नारा एंड बेटा पावा, पावापुरी जिसे कहा जाता है, तो कुशी, नारा एंड पावा। और ये चूंकि देवरिया रीजन उत्तर प्रदेश कहा जाए, चूंकि पहले कुशीनगर देवरिया का ही पार्ट था, लेकिन अब अलग है, देवरिया रीजन इन उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर है, तो ये भी लिख सकते हैं। एक मैंने कहा मत्स्य, मत्स्य के बारे में भी हमने चर्चा किया था, मत्स्य। तो मत्स्य जो रीजन है वो कहां पर है, मत्स्य है विराटनगर, लिख लीजिए विराटनगर में, विराट नगर, मत्स्य रीजन इन विराटनगर। और ये कहां पर है, जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, लिख लीजिए जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, जयपुर रीजन ऑफ राजस्थान, लिख लीजिए मत्स्य। ठीक है, एक है पंचकुला, आपका जो मैं पंचाल, सॉरी पंचकुला कह रहा हूं, पंचाल, पंचाला, पंचाला कहां पर है बेटा, ये है अहिच्छत्र, बरेली और जो रुहेलखंड का रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए बरेली, बरेली एंड रुहेलखंड, बरेली एंड रुहेलखंड कह सकते हैं रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, रीजन ऑफ यूपी। ठीक है, तो पहले इतना जितना भी मैं आपको बताया, पहले एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लीजिए, फिर हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? ये जितनी भी चीजें आपको मैं बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बेटा आपसे पूछा जाता है। अगर हम डायनेस्टी को बात करें, राइज ऑफ मगधा के बारे में बात करें, मगध का उदय के बारे में हम बात करें, तो मगध के उदय में अगर आप देखेंगे, मगध का उदय या रीजन ऑफ राइज ऑफ मगधा, मगध का उदय लिखो राइज ऑफ मगधा, राइज ऑफ
मगध। मगध का उदय की बात करें अगर हम, मगध का उदय देखें तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? हर्यंक डायनेस्टी आता है। हर्यंक, यंका डायनास्टी, हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहले आता है बिंबिसारा। बिंबिसारा, बिंबिसारा की मतलब 544 से लेकर, बिंबिसार जो था 544 से लेकर बिटाइए 492 बीसी तक था, बिंबिसार था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ महाजनपदा, जो कंटेम्प्ररी कहा जाए गौतम बुद्धा। बिंबिसार जो था उसने वेरियस जो है मैकेनिज्म टू इंक्रीज द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ डोमाइंस एंड जो है मगधा। ही डिफीटेड अंग एंड जो कहा जाए कि इस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल रीजन ऑफ कोसाला। तो ये काफी प्रभावी शासक था बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में जो है हम लोग इसमें लिखेंगे कि बिंबिसार क्या है, बिंबिसार ने क्या किया। इसके बाद बिंबिसार का बेटा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु वो व्यक्ति है जिसने अपने फादर जो है बिंबिसार का हत्या किया और मगध का राजा बन गया। ही डिड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं करता था, अलायंस बेस्ड रिलेशनशिप चाहता था। और वो क्या करता है? अटैक करता है और डिफीटेड जो है प्रसन्नचित को डिफीट करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। ही आल्सो डिफीटेड लिच्छवी किंग आफ्टर 16 ईयर ऑफ वॉर्स। ठीक है। और इसी के समय जो है फर्स्ट बुद्ध काउंसिल भी हुआ था, जो अजातशत्रु के समय, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसमें जानना भी है। तो लिख लीजिए सभी लोग पहले। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो मेन मेन चीजें हैं उसके बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको जो है हम लोग नकार नहीं सकते। क्योंकि मैंने कहा भी था कि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। महाजनपदों से प्रश्न भी आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। तो आइए जो है हम लोग जो है एक एक करके इस पे परिचर्चा करते हैं और धीरे धीरे जो है महाजनपदों के जो उदय है, इस उदय को लेकर हम लोग बेटा चलते हैं। महाजनपद की सफलता के क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि इसमें जो है हम लोग को देखा जाए तो महाजनपदों के उदय को लेकर, ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग इस पे बात कर लेते हैं महाजनपदों के उदय को। सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिंदी में ही बात करें, बिंबिसार को लेकर। बिंबिसार, बेटा बिंबिसार जो था, मैंने कहा कि हर एक वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार। और मैंने कहा कि बिंबिसार जो था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर बैठा, बीसी तक। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? हर्यंक, लिख लीजिए, हर्यंक वंश की स्थापना, जो डायनेस्टी की, इसने स्थापना किया, पहली बात। दूसरा, उसके शासनकाल में मगध क्या था? मगध की जो स्थिति ने, मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह बुद्ध का समकालीन था, पहली बात। यही मैंने कहा, कंटेम्प्रेरी, बुद्ध का समकालीन था। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह बुद्ध का समकालीन था और बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया। किस पर? अंग महाजनपद पर अधिकार, अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया, अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। और अंग महाजनपद पर इसने अधिकार कर लिया और उसका जो शासनकाल है, उसने अपने, कहा जाए उसका शासन, अपने पुत्र अजातशत्रु को उसने सौंप दिया। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहता है। बिंबिसार ने सबसे अच्छा काम यह किया कि वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। देखिए, युद्ध दो तरीके से लड़े जा सकते हैं और इतिहास में यही सीखना है। पहले के राजा दो तरीके से युद्ध लड़ते थे। एक तो आप डायरेक्ट हमसे लड़ लीजिए। मान लीजिए मैं कहूं अगर ए कोई रीजन है और बी कोई राजा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? हमेशा झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया या तो तुम लड़ लो हमसे या हम तुमसे लड़ ले, दोनों।
लेकिन दोनों कभी क्या करते थे, वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, रिलेशन को बिल्डअप कर लेते थे। बिंबिसार ने भी अपने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसने कौशल में चाहे वैशाली तथा गांधार के साथ वैवाहिक संबंधों के साथ मगध महाजनपद को क्या किया, अपने आप को मजबूत किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। भाई आपकी स्थिति दो तरीके से सही हो सकती है, या तो युद्ध करिए जीत लीजिए, और या तो जो है अधीनता को स्वीकार कीजिए, वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। बिंबिसार की जो पत्नी थी कौशल राजा की पुत्री प्रसेनजित की बहन थी, और जब शादी हुआ तो दहेज भी मिलता है, और दहेज स्वरूप इसे जो है काशी ग्राम प्राप्त हुआ, जिससे उसे जो है बहुत सारा आय होता था। भाई जब दहेज में सामान मिल गया तो उससे कुछ भी करो। बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिल्लन्ना थी, और जो अजातशत्रु से उसी से अजातशत्रु का जो है जन्म हुआ था। और तीसरी जो पत्नी थी बेटा, वो पंजाब के चूंकि गांधार महाजनपद की इकाई थी कि प्रधान की पुत्री थी। तो हल्के लोगों से शादी नहीं किया बिंबिसार ने, ये बड़ा चालाक व्यक्ति था बिंबिसार। तो ये बिंबिसार के बारे में जो मेन मेन चीजें हैं, बिंबिसार ने जो है, मैंने कहा आपको, ये बड़ा पहुंची चीज है। इसने क्या कहता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और इसकी तीन पत्नियां। पहली जो पत्नी नंबर एक की बात अगर करें, तो पहली जो पत्नी थी, क्योंकि मैंने कहा जो तीन चीजें हैं, कौशल राजा की जो प्रथम जो पहली पत्नी थी कौशल राजा, क्या नाम था, जो पहली पत्नी थी कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनचित्र की बहन थी, और प्रसेनचित की बहन। अब आप बताइए, आज भी कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, किससे शादी करता है? किसी गरीब से शादी करता है? ये जो जातिज्म है, कास्टिज्म जो आप देखते हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए बना, अमीरों के लिए कोई कास्टिज्म नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है, और बिहार के चुनाव में जो पार्टी जाति के नाम पर वोट ले रही है, और आप ही देखिए तेजस्वी यादव जो है, उनकी जो पत्नी है क्रिश्चियन है। तो अमीर लोग कभी भी जाति नहीं देखते, ये जाति का जो बंधन है हमेशा वो अपना स्टेटस सिंबल देखते। मैंने कहा कि बिंबिसार जैसा व्यक्ति जो जानता था कि अपनी स्थिति को मजबूत आप कैसे कर सकते हैं, या तो खूब पैसा कमाइए या आपको दहेज में बहुत कुछ मिल जाए। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया, और अपनी स्थिति का मतलब मगध महाजनपद को उसने महत्वपूर्ण बनाया, क्योंकि मगध साम्राज्य ने अनेक वंश थे, जिसमें एक हर्यक वंश था और इसका संस्थापक ही बिंबिसार था। तो बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी कौशल राजा की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी, लिख लीजिए, वैशाली की लिच्छवी, वैशाली की लिच्छवी लिख लीजिए। दूसरी पत्नी जो थी बेटा, वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी, राजकुमारी चेलन्ना थी। राजकुमारी चेलन्ना थी। और इसी चेलन्ना से जो है बेटा, ये किसकी मां थी? ये आजाद शत्रु की मां, ये चेलन्ना थी। तीसरी जो पत्नी थी बेटा, वो पंजाब की थी, तीसरी पत्नी पंजाब की थी। और मैंने यही कहा कि पंजाब की किस, तो लिख लीजिए पंजाब में मतलब गांधार महाजनपद की एक इकाई के प्रधान की पुत्री थी। गांधार महाजनपद, महाजनपद। तो ये कहानी है बिंबिसार का। बिंबिसार, जो मैंने कहा, जैसा नाम वैसा इसका काम, बिंबिसार। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा। बिंबिसार के बारे में और भी जो चीजें हैं आप जानते हैं। मगध की जो पहली राजधानी थी, अगर आपसे कोई पूछे कि मगध की जो पहली राजधानी कहां थी बेटा, तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। और यह स्थल चूंकि 5 पहाड़ियों से घिरा था, उस समय इसे गिरिव्रज कहा जाता था।
बिंबिसार ने शहरों और गांवों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सड़कें बनवाई, नदियों पर पुल बनवाए। क्योंकि मगध की स्वतंत्रता थी वो थी, वो अवंती से थी, और अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और इसके जो राजा थे वो थे चंड प्रघोत। इनका युद्ध बिंबिसार से हुआ और कुछ समय पश्चात जो है शत्रुता जो है मित्रता में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताया। तो शहरों को देखिए क्या है, उस समय की सोच, उस समय की जो चीजें हैं, ये आदमी धीरे धीरे अपने आप को बूस्टअप करता है और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। बिंबिसार के बाद आता है बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु का जो शासनकाल था 492 से 460 बीसी तक था। तो पहले तो यही काम किया, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर गद्दी प्राप्त किया। इसीलिए इसे पितृहंता कहा जाता है, पिता को मारने वाला, पिता का वध करने वाला कहा जाता है। अजात शत्रु की जो माता है वो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया। अजात शत्रु हमेशा विस्तारवादी नीति को अपनाता है, और मगध और कोसल के बीच काफी समय तक जो संघर्ष जारी रहा, अंत में अजात शत्रु वही विजयी हुआ। अजात शत्रु ने, आप जानते हैं, अजात मतलब कौशल नरेश को अजात शत्रु के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने और काशी सौंपकर संधि के लिए विवश होना पड़ा। अजात शत्रु ने के जितने भी प्रतिद्वंदी थे, उन प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को पराजित किया। तो खैर ये सब तो कहानी है, लेकिन इसे जानिए, पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला अजात शत्रु, पिता की हत्या करने वाला, इसीलिए इसे पितृहंता कहते हैं। पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु की जो मां थी वो कौन थी बेटा? वो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। इनकी मां जो थी वह लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, कुल की राजकुमारी। लिच्छवी कुल की बेटा राजकुमारी थी। तो ये भी बात अजातशत्रु के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। अजातशत्रु वैसे हल्का व्यक्ति नहीं था। अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु। इसके बाद आता है बेटा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के जो शासक की बात अगर हम करें, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में अगर आप देखेंगे तो एक तो है शिशुनाग, पहला तो शिशुनाग है। और शिशुनाग ने क्या किया बेटा, इसका जो शासनकाल देखेंगे तो 412 से 394 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा। शिशुनाग ने उदयन की मृत्यु के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, और शिशुनागों ने अपनी जो राजधानी कुछ समय के लिए वैशाली स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक के बारे में आप जानते भी हैं, 394 से 366 तक था, 394 से 366 बीसी तक था। यह शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी था कालाशोक। इसके के शासन काल में, जो आपको याद होगा, कालाशोक के शासन काल में, लिख लो, शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, आयोजन हुआ। इसी के समय जो है बेटा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी को जो बेटा वैशाली से अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया, और वैशाली से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र कर लिया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को, राजधानी ट्रांसफर, ट्रांसफर वैशाली टू पाटलिपुत्र, टू पाटलिपुत्र, वैशाली टू पाटलिपुत्र। यह भी बात आप सभी को याद रखना चाहिए।
अगला जो हम बात करेंगे बेटा, नंद वंश के बारे में बात करेंगे, जो शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है। तो आइए हम बात करते हैं नंद वंश को लेकर। एक बार देख लीजिए पहले, जितना भी है पहले लिखिए, क्योंकि हम हर मुद्दे पर इसीलिए बात भी कर रहे हैं ताकि चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे आप सभी को। नंद वंश में जो है आप देखेंगे, इसके बाद जो है नंद वंश है, नंद वंश। नंद वंश के बारे में अगर हम बात करें बेटे, तो नंद वंश के शासक बहुत हैं। जैसे महापदम नंद है, पहला है महापदम नंद। और महापदम जो नंद साहब हैं, ये 344 से लेकर 344 से लेकर बेटा 334 तक ये जो कहा जाए ये गद्दी पर बैठे थे। इसने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके, लिख लो, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके, शासक की हत्या करके, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके नंद वंश की इसने स्थापना किया था। क्या किया था? नंद वंश की स्थापना। आपको समझ में आ रहा है चीजें? और इसने, महापदम नंद ने जो है कलिंग पर अधिकार कर लिया, बल्कि उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौशल की को भी जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम जो शासक था, खैर मेन चीजों पे हम आए, घानानंद। सुरा और सुंदरी में बड़ा पड़ा हुआ था घानानंद। घानानंद 334 से 323 तक है, 334 से 323 तक है घानानंद। और इस वंश का अंतिम शासक है, ये क्या है बेटा? अंतिम शासक, अंतिम शासक। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था। सिकंदर ने, लिख लीजिए, भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने बेटा क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। इसी के समय सिकंदर ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में किया था, भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने। लिख लीजिए पहले, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के जो शासक थे, ये जितने भी शासक थे, जैन मत के पोषक थे। क्या थे ये? जैन मत के पोषक। पहली बात तो ये भी बात आप मान लीजिए, आपके राज्य पे अटैक हो रहा है और आप एकदम विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगा ना। तो ये सारी चीजें आपको इस वंशों में देखने को आपको मिलता है। अगर अगला हम बात करें, मगध की सफलता के क्या कारण थे? मगध की सक्सेसफुल होने के क्या कारण, सफलता के कारण? तो सफलता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला, मगध का पहला उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। पहला उल्लेख कहां है? पहला उल्लेख, तो मगध का पहला जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है बेटा अथर्ववेद में मिलता है। लिखिए, अथर्ववेद में पहला उल्लेख मिलता है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। मगध स्थापना किसने की थी? बृहदर्थ ने। यह महाभारत और पुराणों के अनुसार है, महाभारत और पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। बृहदत्त कौन था? हु इज बृहदत्त? ये जरासंध का पिता था, जरासंध का पिता, जरासंध का बेटा पिता था। और जरासंध ने मगध में युद्ध में हिस्सा लिया भी था। दूसरा, समृद्ध जो था, लौह खनिज के भंडार समीपी, जहां मान लो समुद्र हो, जहां पर लौह अयस्क हो, जहां पर उद्योग धंधे हो, कल कारखाने हो, तो एरिया समृद्ध होगा कि नहीं होगा?
तो मगध की सफलता का ये भी कारण था बेटा कि लौह खनिज के भंडार समीप ही जो है उपलब्ध हुए और मगध के शासक अपने प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके वहां पर। यह भी मगध की सफलता का कारण था। मगध की दोनों राजधानियां देखेंगे, चाहे राजगीर हो चाहे पाटलिपुत्र, जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे सामरिक दृष्टि से। व्यापार का केंद्र था पाटलिपुत्र, जिसके कारण इस नगर ने समृद्धि प्राप्त किया। मगध पहला साम्राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्धों में हथियार का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। तो यह भी एक मगध की सफलता का बड़ा कारण है। और मगध सबसे इंपॉर्टेंट था कि गंगा के मैदान के मध्य में स्थित था, उर्वर प्रदेश था, जंगल समाप्त हो चुके थे, वर्षा भी अच्छी होती थी, सिंचाई के बिना भी जो है क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती जाती थी। लेकिन मेन जो चीजें हैं, जो भी एरिया, मानिए बंबई है, गुजरात है, ठीक है, ये जो एरिया इतना समृद्ध क्यों डेवलप है? समुद्र है, पोर्ट है उनके पास। ना यूपी में पोर्ट है, ना बिहार में पोर्ट है, उनके पास समुद्र है, व्यापार है, कल कारखाने हैं। ये उनकी सफलता के मेन कारण है, मेन चीजें हैं। वहां तो कोई सरकारी नौकरी के पीछे इतना नहीं भगता है, लेकिन अन्य राज्य जहां पर नहीं है वो लोग लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है मगध की सफलता और सफलता के मेन कारण। अगर आपसे कल कोई पूछे कि मगध की सफलता के दो चार कारण बताइए, तो ये सारे कारण आप बता सकते हैं कि भाई इसकी सफलता के क्या कारण थे। मैंने कहा कि समृद्ध लौह अयस्क खनिज के भंडार, लिख लीजिए 2-3 पॉइंट। समृद्ध लौह अयस्क खनिज के भंडार, खनिज के भंडार। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, समृद्ध लौह अयस्क खनिज के भंडार। मगध जो था मध्य गंगा के मैदान में स्थित था। देखिए, मगध मध्य गंगा के मैदान में स्थित था, मध्य गंगा के मैदान में स्थित था। यह भी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मध्य गंगा के मैदान में मगध स्थित था। इस बात को भी आप लिख सकते हैं। इसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। यह मगध पहला साम्राज्य था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, क्योंकि मैंने जितना भी था मैंने आपको इसमें बताया। इसके बाद इन्हीं के समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जैसे ईरान का आक्रमण हुआ। लिख लीजिए, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए, इन्वेजन हुआ, फॉरेन इन्वेजन। क्योंकि कोई राजा है और राजा तब तक ही अपने आप को स्टेब्लिश समझेगा जब तक उसकी सेना मजबूत रहेगी। ईरान से भी युद्ध, मतलब ईरान ने भी अटैक किया, ईरानी आक्रमण भी हुआ। जब मगध के राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान में एक हकमानी शासक थे, वो काफी सुदृढ़ हो रहे थे। ईरान के शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर व्याप्त राजनीतिक कूटनीति का लाभ उठाया और भारतीय सीमा में प्रवेश किया। तो ये भी चीजें आप सभी को जानना चाहिए कि विदेशी आक्रमण बहुत सारे हुए, जैसे ईरान का आक्रमण, ईरान का आक्रमण, ईरानी आक्रमण जिसे कहते हैं। ये भी बात आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भाई ये भी चीजें हुई। यूनानी आक्रमण भी हुआ, यूनानी आक्रमण। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने बताया, यूनानी आक्रमण के कई बार परीक्षा में परिणाम भी पूछता है, तो लिख सकते हैं कि सिकंदर के अभियान से, चूंकि सिकंदर बाहर से आया था, जलमार्गों के द्वार खुले। और मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर जिसकी नौसेना पे पकड़ है वही राजा है। सिकंदर ने अपने विजय के उपलक्ष्य में निकोया शहर की स्थापना की, जबकि अपने प्रिय घोड़े की स्मृति में जो है उसने कई शहरों की स्थापना किया। तो खैर ये सब चीजें तो मेन मेन नहीं है, लेकिन जो चीजें थी मैंने आपको बताया। ईरान का आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ। तो आपसे परीक्षा में जो है यही सब पूछेगा कि मगध की सफलता के कारण क्या थे, या मगध
की सफलता ने मतलब बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए, इससे भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी चीजें थी हमने आपको ये बताया, ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और जितने भी राजा हैं, चाहे मगध के राजा हो चाहे कोई भी राजा हो, उस सारे राजाओं का मेन उद्देश्य यही था, राज करना। ठीक है। तो अगर मगध में पूछा जाए कि अगर भाई मगध साम्राज्य का मेन उद्देश्य क्या था, या मगध की सफलता के कारण क्या थे, तो चाहे उसकी सफलता के कारण हो या उस समय जो चीजें जो लोग इसमें लगातार ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, वो चीजें आपसे पूछे। आपको इतिहास में जिस तरह से भी चीजें अगर आप देखेंगे आने वाले समय में, चाहे मेडावल में देखेंगे चाहे मॉडर्न में देखेंगे, राजा हमेशा युद्ध करता है और राजा का काम ही है युद्ध करना, क्योंकि राजा है वो और उसका काम है युद्ध करना। और राजा जब युद्ध नहीं करेगा, विलासितापूर्ण जीवन जिएगा, अपनी सेना को मजबूत नहीं करेगा, गुप्तचर को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो उसका राज्य डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। क्योंकि राजा, आज भी कोई राज्य देखिए, राज्य में हर व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था किसी को दी गई है, किसी को लैंड एंड ऑर्डर की व्यवस्था दी गई है, किसी को कर रेवेन्यू टैक्सेशन की व्यवस्था दी गई। हर राज्य में हर जिले में ये काम हो रहा है, क्योंकि एक आदमी हर काम नहीं कर पाए। इसलिए गांधी जी भी कहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा बेटा, व्यक्ति तनाशाई हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर कोई भी प्रश्न इससे पूछे तो आप बताने की स्थिति में रहें कि हाँ, ये चीजें जो है हमने पढ़ा है, हमने इन चीजों को और अच्छे से जाना है, तो इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। तो ये चैप्टर चूंकि अब यहीं पे समाप्त होता है और उसमें सब मुद्दों पर हमने बात किया था। मगध की सफलता के सारे कारण चाहे कोई भी पूछे, आपको बस उसके क्रक्स को पकड़ना है। नंद वंश में महापद्म नंद घनानंद, और ये घनानंद याद होगा, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। उसके बाद धीरे धीरे जो है चीजें आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है कल हम लोग जो है इसके आगे के जो टॉपिक्स है बेटा, चैप्टर 7 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर कल मुलाकात होगी आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।